एसबीआई क्लर्क में मात्र 21 दिन बचे हुए हैं और क्वांट सेक्शन में सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर आपका होने वाला है अरिथमेटिक सेक्शन। जो बच्चा अरिथमेटिक सेक्शन को सॉल्व करेगा एग्जाम में वो क्वांट में सबसे आगे रहेगा। तो इसलिए बच्चे आज मैं लेकर के आया हुआ हूं आपके लिए टॉप 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पे, चूंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊं आपको। मैं यहां पे डिटेल में भी सॉल्व करूं और शॉर्टकट अप्रोच से भी सॉल्व करूं ताकि जितने बच्चे होते हैं सबको ये चीजें समझ में आए। मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है, तो जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं यहां पे दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। चलिए तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन जो है ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क टॉपिक से ये लिया गया क्वेश्चन है, मींस जो पूछा गया था टाइम एंड वर्क का है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए अगर मैं आपको बोलूं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, क्या दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं हिंदी में एक बार पढ़ दूं, यहाँ पे ए किसी का नेम है। ए एक काम 24 दिनों में कर सकता है। कोई पर्सन ए है, अगर वो कोई काम करने के लिए जाता है तो 24 डेज में वो काम को कंप्लीट कर सकता है। और कोई पर्सन बी है, बी वही काम 18 दिनों में कर सकता है। काम सेम है, ए उस काम को 24 डेज में करेगा, बी उसी काम को 18 डेज में करेगा। यदि ए अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद बी उससे जुड़ता है तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए ने अकेले काम शुरू किया, ए ने काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद बी उसके साथ आकर के काम करने लग जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। यहां पे देख सकते हैं ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, ए किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, बी उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इफ A starts work alone and after 4 days B joined him, अगर A ने काम अकेले शुरू किया और B ने ज्वाइन किया 4 दिन के बाद, then find in how many days total work will be completed। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर यहाँ पे जो टाइम पूछा जा रहा है टोटल टाइम पूछा जा रहा है या बी ने ज्वाइन किया उसके बाद का पूछा जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे उसने दिया हुआ है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। दैट मींस आपको टोटल काम बताना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना टाइम लग रहा है ये टाइम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कैसे करना होता है तो आपको पता ही होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए जो है उसका टाइम लिख लेते हैं। ए जो है काम को कितने टाइम में कंप्लीट करता है 24 डेज में। बी इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है 18 डेज में। अब आपको क्या करना होता है, जो भी टाइम दिया हुआ है इसका ले लेना होता है आपको एलसीएम। 24 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 72। तो एलसीएम कितना आ गया 72। एलसीएम मतलब लसा, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो लसा कितना आ गया 72। ये एलसीएम क्यों लेते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो 24 और 18 से कट जाए। तो 24 और 18 से कटने वाली सबसे छोटी वैल्यू 72 होता है। एलसीएम ही सबसे छोटी वैल्यू होती है, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अदरवाइज आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते थे। आप यहाँ पे 144 भी ले सकते हो, 72 के मल्टीपल में कुछ भी रख सकते हो जो कट जाए। कटेगा तभी तो आसानी से आएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, टोटल काम अगर 72 है तो 72 यूनिट काम को ए 24 डेज में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा। आप बोलेंगे सर 72 अपॉन 24, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 3 करेगा तभी तो 24 डेज में 24 इंटू 3 72 हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही। अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है 72 यूनिट काम को 18 डेज में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा। आप बोलेंगे 72 अपॉन 18, 72 अपॉन 18 कितना हुआ 4। यानी कि ये जो मैंने निकाला ये वर्क पर डे निकाला। वर्क क्या है, पर डे। यानी कि ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना है बच्चे 4 है। तो मुझे बताइए अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 7 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन
क्या दोनों साथ में काम कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर दोनों तो साथ में काम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है? यदि ए अकेले काम शुरू करता है, ए ने पहले काम करना शुरू किया और उसके 4 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया, तो पहले ए ने 4 दिन तक अकेले काम किया है, तो बच्चे ए का 1 दिन का काम है 3 यूनिट और वो 4 दिन तक अकेले काम करता है, तो बताओ ए 4 दिन में कितना काम कर लेगा? आप बोलेंगे सर ए अगर 4 दिन तक अकेले काम करता है, 1 दिन का काम 3 है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 into 4 यानी कि 12 यूनिट काम ए ने अकेले किया। ठीक है, टोटल काम कितना माने हो? ये 72 क्या था? टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क मतलब कुल काम, टोटल काम कितना है? 72। ए ने 4 दिन में कितना काम कर लिया? 12 यूनिट। तो बचा काम कितना? आप बोलेंगे सर 72 तो टोटल काम था जिसमें ए ने 12 यूनिट काम कर लिया, तो 72 में से 12 घटा दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट काम अब बचा हुआ है। कब बचा हुआ है? 4 दिन के बाद 60 यूनिट काम बचा हुआ है। अब क्या होता है? ए ने जब 4 दिन तक काम कंप्लीट किया था, उसके बाद बी ज्वाइन करता है। अब ए ने 4 दिन तक काम जैसे ही किया, 4 दिन होने के बाद बी आ जाता है, तो बच्चे 4 दिन के बाद ए काम पे था, ए गया नहीं, ए काम पे था और बी भी आ गया। तो अब बताइए 4 दिन के बाद ए और बी दोनों हो गए क्या? दोनों मिलकर के अब आगे का काम करेंगे और आगे काम कितना बचा हुआ है? 60 बचा हुआ है और इस 60 काम को कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे और अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? 7 यूनिट काम होगा। तो बताइए बच्चे 60 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलेंगे सर काम 60 यूनिट है, दोनों का मिलकर के एक दिन का काम होता है 7, यानी कि 60/7 यही जो होगा टाइम लगेगा। आप 60 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, 4 बच जाता है तो 4 यहां पे आ जाएगा और 7 यहां पे आ जाएगा, यानी कि इतना दिन और आगे टाइम लगेगा, इतना दिन और आगे टाइम लगेगा। क्वेश्चन में पूछा गया था पूरा कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे बच्चे 4 दिन पहले टाइम लगा था और उसके बाद इतना दिन और टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम कुल समय या इसको टोटल टाइम बोलिएगा, कितना हो जाएगा? पहले का 4 दिन और आगे इतना दिन और लगने वाला था 8/4/7 डेज, ये इतना दिन और लगेगा। इसको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो ये बनेगा 12/4/7 डेज, यानी कि टोटल इतने दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बच्चे मैं यहां पे आपको काफी चीजें तोड़ तोड़ करके बता रहा था, इसलिए इसमें टाइम लगा होगा, लेकिन इतना टाइम इसमें नहीं लगता है ना। चीजें समझाने में टाइम जाता है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते तो ऐसे तो नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था मींस इतना तो मैं जो बोल रहा हूं इतना आपको सोचना नहीं था, आपको तो फटाफट सोचना था। आपने इतना तो ड्रॉ किया और ये ड्रॉ करते ही आपने देखा कि काम जो है आगे जाकर के 4 दिन तक ए ने किया, 12 यूनिट काम हुआ, टोटल काम यहाँ पे 72 है, उसमें से 12 यूनिट निकला, 60 काम बचा। 60 अब दोनों मिलकर के करेंगे तो 60 भाई आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, 8/4/7 और 8/4/7 और पहले का 4 दिन 12/4/7, डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं, है ना। तो समझाना अलग होता है, सॉल्व करना अलग होता है। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए बच्चे, क्योंकि आप इसमें कंजूसी करोगे तो फिर दिक्कत होने लग जाती है। अरे यार इसको क्या हो जाता है बार बार, देख रहे हो ये यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए यहां पे आ जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एवरेज टॉपिक का है, औसत टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ताकि इन सारे टॉपिक पे आप फोकस करके चलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी चूंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लेवल आप समझ के चलिए, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, है ना। आप ये मत बोलना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इजी लेवल का क्वेश्चन ले रहे हो। इजी लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं क्लर्क पे टारगेट कर रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगर मैं पीओ का सॉल्व करूंगा तो लेवल इससे ज्यादा रहेगा, मेंस का सॉल्व करूंगा तो लेवल मेंस का रहेगा। तो जो चीज मैं बता रहा हूं उस लेवल के क्वेश्चन से यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं आपके साथ, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90, 25 नंबर है और इसका एवरेज कितना है 90 है। When one new number is added, जब एक नया नंबर ऐड किया जाता है तो 25 नंबर का जो एवरेज है, when one new number added in this 25 numbers, 25 नंबर दिया था उसका एवरेज 90 था, उसमें एक नंबर और ऐड किया गया जिसके कारण एवरेज जो है इंक्रीज हो गया 5 से। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द न्यू नंबर। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं,
25 संख्याओं का औसत 90 है। 25 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 90 है। और जब इनमें एक नई संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 5 बढ़ जाता है। जब एक संख्या आप उसमें जोड़ते हो तो औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है नई संख्या ज्ञात करिए। बच्चे मैं इस क्वेश्चन को तो मैं शॉर्टकट से पहले बता देता हूं, फिर हम डिटेल में चलेंगे। शॉर्टकट क्या रहता है, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि आपके पास 25 नंबर है, आपके पास 25 नंबर है और 25 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर 25 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 90। अच्छा, इसमें आपने एक नंबर ऐड किया, एक नंबर ऐड करने के कारण एवरेज 5 से बढ़ गया, यानी कि जो नया नंबर आया वो कितना ज्यादा रहा होगा? कितना ज्यादा रहा होगा? तो टोटल नंबर 26 हुआ और 26 के 26 5 बढ़ गए, यानी कि 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 130। यानी कि जो नया नंबर आएगा पहले वाले एवरेज से 130 ज्यादा होगा, यानी कि अगर आप इसमें 130 ऐड कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएंगे, यही आपका नया नंबर होगा और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में भी आपको समझा देता हूं कि ये हुआ कैसे। देखिए, शॉर्टकट में तो हमें ऐसे ही करना था। इस क्वेश्चन को करने में 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा आपका नहीं जाने वाला था। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है फिर, है ना। चलिए देखिए, इसको मैं डिटेल में सॉल्व करता हूं। 25 नंबर है, 25 संख्याओं का औसत 90 है, 25 नंबर का एवरेज 90 है। 25 नंबर का अगर एवरेज 90 है तो 25 नंबर का टोटल कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर ये बनेगा 25 इंटू 90। 25 इंटू 90 कैसे निकालते हैं? टोटल कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 25 है, नंबर 90 है, तो टोटल कितना बना? 25 इंटू 90, 25 इंटू 90, ये टोटल बन गया। When one new number is added, जब आपने एक संख्या इसमें ऐड किया, एक नंबर मैंने इसमें ऐड किया, मैंने इसमें एक नंबर ऐड कर दिया। मान लो जो नंबर मैंने ऐड कर दिया वो है n। क्या मान लिया मैंने? एक नया नंबर ऐड किया n, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही निकालना है कि नया नंबर है कितना, तो मैंने n मान लिया। तो ये 25 नंबर का टोटल था और ये एक नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये 26 नंबर का टोटल आ गया। और ये 26 नंबर के टोटल को बच्चे 26 से डिवाइड करोगे, 26 से डिवाइड करोगे, तभी तो 26 नंबर का एवरेज आएगा। और ये 26 नंबर का एवरेज आपको क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज 5 से बढ़ जाता है। पहले एवरेज 90 था, अब 5 बढ़ गया, यानी कि अब ये जो एवरेज बना, ये नंबर बना कितना? ये एवरेज बना कितना? 95 बना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 9 जा, ये होता है 225। यहां पे एक जीरो था तो जीरो आ जाएगा, प्लस n इक्वल्स टू 95 को 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई? 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3, 9 6 54 और 5 2 10 54 और 10 64 और 3 57 का 7, 5 9 2 18 5 23। कितनी हो गई वैल्यू इसकी? 2370। तो बच्चे यहां से n कितना आ गया? n की वैल्यू इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2370 माइनस 2250। तो ये कितना बना? 0 7 माइनस 5 2 3 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 5 6 23 का 0, 3 9 6 54 और 10 64, 3 57 का 7, कैरी 5 9 2 18 5 23 2370। 0 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कहाँ मल्टीप्लाई? कहाँ? 25 9 225, 225 ये तो ठीक है। और एवरेज 5 6 30 का 0, कैरी 3, 30 का 0 हो गया, कैरी आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे 9 6 54 और 5 2 10, 54 और 10 64 और 3 67 का 7, सॉरी कैरी 6 था ना, 9 2 18 और 6 24, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। देखो टाइम कैसे जा रहा है, कभी कभी क्या होगा ना, छोटी छोटी चीजें रहती हैं और एग्जाम में इस तरह से फिर होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को, प्रेशर को मेंटेन करके चलना होता है। जैसे देख रहे हो छोटे से कैलकुलेशन में कितना टाइम हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यही चीज अवॉइड करना होता है। जब आप टेस्ट देने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो इसी तरह की मिस्टेक जो होती हैं आपको वहां पे दूर करना होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2470। तो ये आ गया बच्चे 2470। 2470 में से हमने क्या किया, यहाँ पे 2250 को घटा दिया तो 022, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 220। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 220 है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आंसर आपका कितना आया था, 220। हमें सॉल्व ऐसे ही करना था। जो बच्चों को नहीं समझा ये मैंने डिटेल में भी समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एजेस का। एजेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो एंड एजेस। तो ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना और इजी क्वेश्चन होता है। क्या दिया हुआ है पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं।
और जो बच्चे हिंदी से डरते हैं, सॉरी इंग्लिश से डरते हैं, हिंदी बोलते हैं कि सर हिंदी में ही लिया करो, बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आता है, मैं उनको एक चीज बता दूं, आप बैंकिंग के एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इंग्लिश भी तो रहता है। अगर आप इंग्लिश से इतना डरेंगे तो फिर इंग्लिश में क्या करेंगे आप? केवल मैथ्स और रीजनिंग के बल पे आप एग्जाम बैंकिंग का नहीं क्रैक कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, उसके साथ दोस्ती करना सीखिए। मतलब आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, ये सब आपको इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प करेगा। तो एकदम बिल्कुल भी आप इंग्लिश को एकदम छोड़ देंगे और हर एक वर्ड हिंदी पे जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खास करके बैंकिंग के एग्जाम में, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया था, ए की वर्तमान आयु बी से 14 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु जो है बी से 14 साल ज्यादा है। 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 है, मतलब 2:1 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इंग्लिश में देख लीजिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स। ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 14 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स मोर देन बी। ए का प्रेजेंट एज 14 साल 14 ईयर्स ज्यादा है किससे? बी से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेजेंट में ए एंड बी की एज का डिफरेंस 14 ईयर्स है? ए 14 ईयर ज्यादा है बी से, इसका मतलब ए और बी की एज का डिफरेंस कितना हो गया? 14 ईयर्स। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, 12 years ago the ratio of age of A to that of B was 2:1। 14 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो, ए है और ये बी है, ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 2:1 था, 2:1 था। लेकिन कब था? 14 साल पहले। तो मैं यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, ये लिखने का मतलब हमें समझने के लिए है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है 14 साल पहले का दिया हुआ। माइनस लगा के लिखा मतलब पहले, प्लस लगा के लिखा मतलब आगे का था, कुछ नहीं लिखता मतलब प्रेजेंट का था। मैंने माइनस लगा दिया मतलब 14 साल पहले की बात कर रहा हूं, 14 साल पहले ये रेशियो था। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए का प्रेजेंट एज निकालना है। तो बच्चे आप मुझे ये बताइए, एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। एज का डिफरेंस, जैसे आपके घर में आप हो और आपका ब्रदर है, मान लो प्रेजेंट में अगर आपका ब्रदर, अभी वर्तमान में अगर आपका ब्रदर आपसे 5 साल बड़ा है तो आगे भी वो 5 साल बड़ा रहेगा, आगे आने वाले टाइम पे पीछे भी वो आपसे 5 साल बड़ा ही होगा। तो यानी कि दो लोगों की एज के बीच का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप आगे रहे, पीछे रहे या प्रेजेंट में रहे। बात समझ पाए? आपने बोला सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 14 साल पहले उनकी एज का रेशियो ये है, तो 14 साल पहले उनकी एज का डिफरेंस कितना होगा? ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इनकी एज का डिफरेंस हो गया 1 यूनिट। इनकी एज का डिफरेंस क्या? 1 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस 14 साल है। प्रेजेंट का जो डिफरेंस होगा वही तो 14 साल पहले का भी डिफरेंस होगा। उसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स मोर देन बी, सॉरी, और यहाँ पे 12 ईयर्स अगो। आई एम वेरी सॉरी, फिर से मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। 14 साल पहले की बात नहीं हो रही थी, 12 साल पहले की बात हो रही थी, 12 साल पहले की। आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं क्यों मैं गलत कर रहा हूं, अभी बार बार गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग क्षमा कीजिएगा अगर ऐसी गलतियां बार बार हो रही है। देखिए यहाँ पे 12 लिखना था, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा था। यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ एज 14 ईयर्स मोर देन बी 12 ईयर्स अगो, ये 12 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 14 साल दिया हुआ है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई यहाँ पे? 14 ईयर्स। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 14 ईयर्स के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 1 यूनिट 14 साल के बराबर है। तो बच्चे ए की एज जो है 2 यूनिट है। ए की एज कितनी है? 2 यूनिट है। 1 यूनिट 14 साल है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 28 साल हो गई। लेकिन ये कब की एज हो गई? ये रेशियो कब का था? 12 साल पहले का, यानी कि ए 12 साल पहले 28 साल का था। अब सोच के देखिए, ए 12 साल पहले 28 साल का था, तो अभी इसकी एज कितनी हो गई प्रेजेंट में? इसमें अगर आप 12 ऐड कर दोगे तो यही इसकी प्रेजेंट एज हो जाएंगी। 28 और 12 कितना हो गया? 40 साल। यानी कि ए की जो प्रेजेंट एज हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी? 40 साल हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है।
तो एटलीस्ट जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पैटर्न के तो क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। इन सारे वीडियो क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके देखिए और बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन केवल डेटा चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए जितने क्वेश्चन अभी मैंने करवाया या करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये मत सोचिए हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, 0.5 मार्क्स से किसी की करियर एक साल आगे चली जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, अगले साल ट्राई करना पड़ता है। इसलिए कभी भी मन में ये ना रखे कि एक ही मार्क का तो सवाल है, वो एक मार्क जो है आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 1085, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या बोला गया है? 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 1085 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्रमागत, सबसे पहले तो ये वर्ड देख लीजिए, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम में, क्रम से, यानी कि एक क्रम से लिखा गया होगा, है ना। कैसे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब क्रम से, मतलब लगातार। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए, क्रमागत संख्या आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि नंबर के बीच में एक का गैप है। जैसे 2, 3, 4, तो ये क्या हुआ? 2 के बाद 3, एक बढ़ा, 3 के बाद एक बढ़ा, यानी कि एक एक के गैप पे जब नंबर लिखा जाता है इसी को बोला जाता है कंसेक्यूटिव नंबर। समझ पाए यहाँ पे, है ना। चलिए तो यहाँ पे कितने कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है? 3 कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है और उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके जब हमने ऐड किया तो उसकी वैल्यू दी गई है इतनी, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक तरीका तो ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आप सारे ऑप्शन को पिक करोगे, स्क्वायर निकालोगे, ऐड करोगे, इससे बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, है ना। क्योंकि ऑप्शन ढूंढने में भी टाइम जाएगा, स्क्वायर याद नहीं है तो फिर उसमें भी गड़बड़ कर दोगे, है ना। उससे बेटर है आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, मान लेता हूं, मान लो कि एक नंबर है आपके पास x, एक नंबर है x + 1। देखो इससे एक नंबर ज्यादा मान लिया। अब आप क्या करो, x + 2 मत मानो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जब भी ऐसे 3 मानने होते हैं ना लगातार, तो कैसे मानना, एक x मानना, एक x + 1 मानना, और बताओ इसके एक पीछे एक x - 1 मान लो। अब देखो x - 1, इसमें एक बढ़ा दोगे तो x बनेगा और इसमें एक बढ़ा दोगे तो x + 1 बनेगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे ऐसे क्यों माना, आपने यहाँ पे x + 2 क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे जाकर के लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इधर माइनस और इधर प्लस मानता हूं तो उससे क्या होगा, बीच में कुछ टर्म्स जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, कैलकुलेशन इजी वे में हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ये लेकर के x + 2 लेकर के ट्राई करके देख लीजिएगा, देखने में क्या जाता है ना। देख लीजिए, मैथ्स वही तो है, आप जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो मैंने ऐसे मान लिया। अब ये 3 लगातार, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब इनके स्क्वायर का सम दिया था, स्क्वायर का सम कितना है? 1085। स्क्वायर करिए तो ये क्या बन गया, x - 1 का स्क्वायर प्लस इसका x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका x + 1 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम आपको दिया गया है बच्चे, कितना दिया गया है? 1085। इसकी वैल्यू ये दी गई है 1085। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखो क्या है, ये a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो आप सभी जानते हैं a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? आप सभी जानते हैं a² + b² प्लस क्या? 2ab। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2 × x × 1, तो कितना बन जाएगा? 2x। ये प्लस x², ये प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a² + b² + 2 × x × 1, 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1085। अब बच्चे आप देख सकते हैं ये -2x और ये +2x है, इसको कट कर दिया। अभी आपको समझा मैंने ऐसे क्यों माना था? अगर ये नहीं मानता तो ये नहीं कटता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, लेकिन अभी नहीं बनेगा, है ना। अब देखो x², तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐड करोगे x², तो ये बन जाएगा 3x²। यहां पे देखो ये +1 और ये +1, तो ये बन जाएगा +2 इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 1085। अब बच्चे इस 2 को इस साइड भेज दीजिए। जब आप 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा 3x² इक्वल्स टू 1085 - 2, ये बन जाएगा 1083। अब ये 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 1 8, 3 6 जा 18, 3x 1 जा 3, यानी x² की वैल्यू कितनी हो गई? 3x 61। x² कितना आ गया बच्चे? 361। अगर x² की वैल्यू 361 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 361 का स्क्वायर रूट कर दीजिए।
आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, प्रिपरेशन कर रहे हो तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे यहां से 19, x कितना आ गया 19 आ गया। और बच्चे अगर x की वैल्यू 19 हो गई तो आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर x 19 है तो बताओ 19 माइनस 1 ये 18 हुआ, ये 19 हुआ, ये 20 हुआ, ये 18 होगा 19 होगा 20 होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन हो गई 20 हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 20 इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ पाए, आगे बढ़े। चलिए देखिए बच्चे, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस क्वेश्चन की बात कीजिएगा और ध्यान से समझिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं। मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। आज आपका कितना तारीख हो गया, आज आपका 1 तारीख है ना, 1 तारीख है और 22 से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 21 दिन का टाइम लगभग बचा हुआ है। आप 21 दिन ही मान करके चलिए, आपको नहीं पता है कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में आ जाएगा। हालांकि एग्जाम तो 1 मार्च तक होने वाली है, लेकिन आपको ये पता है क्या कि आपका एग्जाम कब आएगा, आपको ये नहीं पता है, ठीक है। हेलो, क्लास में हूं मैं, आपको पता है क्या, ये नहीं पता है, ठीक है। चलिए तो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि वैसे कंडीशन में जब हमें पता नहीं है तो हमें क्या मान के चल रहा है कि 20-21 दिन का ही हमारे पास टाइम है। तो बिल्कुल जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं बार बार रिपीट करके देखिए, और एटलीस्ट इतने सारे क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करके जाइए। मुझे लगता है आप और भी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूं ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए फिलहाल लेकर के आ रहा हूं। इसलिए मेरे साथ जितने वीडियोस अभी अपलोड किए जा रहे हैं हर एक चीजें आपके एग्जाम के लिए है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है बच्चे। चलिए तो अब हम यहां पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। P इन्वेस्टेड ₹21,000, P ने इन्वेस्ट किया कितना 21,000 इन्वेस्ट किया इन अ बिजनेस, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स Q ज्वाइंड हिम, और Q ने ज्वाइन किया कुछ महीने के बाद विथ ₹28,000, कितने रुपए के साथ 28,000 के साथ। एट द एंड ऑफ अ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड Q इज इक्वल, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड में प्रॉफिट शेयर इनका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द बिजनेस, कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हिंदी में साझेदारी इसको बोलते हैं। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। पी ने एक व्यवसाय में 21,000 का निवेश किया, मतलब कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस को व्यवसाय बोलते हो। 21,000 निवेश किया, 21,000 इन्वेस्ट किया, और कुछ महीनों के बाद क्यू ने 28,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। कुछ महीने के बाद, मतलब शुरू में क्यू नहीं था, पी ने पहले शुरू किया और उसके कुछ टाइम के बाद क्यू ने उसमें इन्वेस्ट किया, कितने रुपए 28,000 रुपए के साथ वो बिजनेस में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में पी और क्यू का लाभ समान था। एक वर्ष के बाद जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो देखा गया कि पी एंड क्यू दोनों को जितना लाभ मिलना चाहिए था, ये दोनों लाभ आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो आपसे पूछा गया है ज्ञात करें कि क्यू व्यवसाय में कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, क्यू जो है कितने महीने के बाद शामिल हुआ व्यवसाय में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे आप मुझे बता दीजिए पार्टनरशिप में क्या होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है, तो प्रॉफिट हमेशा बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। कितना पैसा आपने लगाया और वो पैसा कितने टाइम के लिए लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट को जितने टाइम तक आपका पैसा बिजनेस में है उस टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका रेशियो निकालते हैं, उसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी प्रॉफिट बांटना है, लाभ को बांटना है, तो हमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। लाभ किस रेशियो में बटेगा वो निकालना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में P की बात हो रही थी और Q की बात हो रही थी। बच्चे P ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था, P ने इन्वेस्ट किया हुआ था आपके बिजनेस में 21,000, है ना। और कुछ महीने के बाद Q आया और Q ने कितना इन्वेस्ट कर दिया 28,000। Q ने इन्वेस्ट किया 28,000। एक साल के बाद प्रॉफिट बांटा जा रहा है, तो हमेशा टाइम देखा जाता है जो शुरू में था बिजनेस में, यानी कि P सबसे शुरू में था तो इसका पैसा बिजनेस में 12 महीने के लिए रहा बच्चे। और Q आया था बाद में, तो कितने महीने के बाद आया यही निकालना था। तो मान लीजिए ये आया X महीने के बाद,
मान लीजिए बच्चे कि x मंथ्स के बाद इसने ज्वाइन किया, अगर x मंथ्स के बाद ज्वाइन किया इसने बिजनेस को, तो इसका पैसा रहा कितने टाइम तक? 12 महीने में से x महीने के बाद आया तो पैसा रहा 12 माइनस x महीने तक। आपने बोला सर और डिटेल में बताओ, मैंने बोला मान लो ये 4 महीने के बाद आया था और 12 महीने के बाद प्रॉफिट बटेगा, तो 4 महीने के बाद आया था तो पैसा रहा कितने टाइम तक? 12 माइनस 4, 8 महीने तक। तो ये 4 की जगह पे अगर मैं x मान लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कितने महीने के बाद आया, तो पैसा रहा कितने टाइम? 12 माइनस x। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा? 12 माइनस x से। इतने महीने तक इसका पैसा बिजनेस में रहा। आप x भी मान सकते थे, तो x मानते तो लास्ट में हमें माइनस करना होता, तो मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक है, अब बच्चे ये जो रेशियो आप निकालिएगा, यही रेशियो क्वेश्चन में दिया है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको आपस में यहीं पे इक्वल कर दीजिए और इक्वल करने के बाद आप यहां पे सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर 3 0 3 0 दोनों साइड कट गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, और फिर आप यहां पे कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 की वैल्यू हो गई 12 माइनस x। तो बच्चे x कितना हो गया? 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना होता है? 3, यानी कि x जो था बच्चे 3 महीने के बाद x ने ज्वाइन किया, और आपसे यही पूछा गया था x ने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया, तो आप बोलेंगे 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे इक्वल क्यों कर दिया, तो क्वेश्चन में दिया था कि उनका प्रॉफिट जो है क्या है? इक्वल है, लाभ क्या है उनका? बराबर है। साथ वर्ष के अंदर पी और क्यू का लाभ क्या है? समान है। समान है मतलब इक्वल है। तो लाभ अगर इक्वल है तो ये जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा बराबर होगा, तभी तो लाभ आपस में इक्वल होगा। इसलिए मैंने यहीं पे उनको इक्वेट किया और मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बातें? बोर तो नहीं होते हो ना मैं जब समझाता हूं तो? चीजें क्लियर होती हैं, और क्लियर होती हैं तो कमेंट किया कीजिए। बिल्कुल भी कमेंट करने में, लाइक करने में और शेयर करने में आप लोग शर्माते रहते हो। बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आऊं आपके लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए आप, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, बोट्स एंड स्ट्रीम एक टॉपिक है उसका, तो उसका क्वेश्चन है बोट्स एंड स्ट्रीम का। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड जो है कहां पे? स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत पानी। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। इफ टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 20 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल to time taken by the boat to cover 10 kilometer in upstream, यानी कि टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 20 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में जितना समय लगता है वो बराबर है, किसके बराबर है? टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 10 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 10 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालिए। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। नाव की स्थिर जल में गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के बहाव में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय के बराबर है, तो धारा की गति ज्ञात करिए। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो जनरली यहां पे हम मान लेते हैं नाव की स्पीड, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, शांत पानी में हम जनरली उसको x से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, ये क्या है? x है। x क्या है? माने मान लिया कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है, तो यही x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ये हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। x कितना हो गया बच्चे? 12 किलोमीटर पर आवर। इफ टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 20 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। अब बताइए डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चे? डाउनस्ट्रीम का मतलब हुआ कि अगर ये नदी है, ये नदी है, और अगर नदी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उस डायरेक्शन में जाने का जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम का टाइम। और उस समय, जिस समय नदी बह रही है, उस समय जब आप जाते हो तो आपकी जो स्पीड होती है उसी को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड।
और जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप आते हो तो उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम की स्पीड, और उस समय जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम टाइम। आप बात समझ पाए? डाउनस्ट्रीम की स्पीड को मैं जनरली यहां पे इंडिकेट करूंगा डी से डाउनस्ट्रीम। तो जब मैं डी लिख दूं मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड। यू अगर मैं लिखूं इसका मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड। कौन सी स्पीड? अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में दिया था इफ टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, आपको 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना है, तो आप बताइए 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लगेगा? आप बोलेंगे सर टाइम कैसे निकालते हैं? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। तो आप बताइए 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर, और जाना किधर है? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड को क्या मानना है? डी, यानी कि आपकी स्पीड कितनी हो गई? यहां पे स्पीड हो गई डी, यानी कि ये बना कितना? 20/d। तो ये कौन सा टाइम आ गया? डाउनस्ट्रीम में जाने का टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 20, स्पीड कितनी? डी। और ये बराबर है किसके बराबर है? 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने के बराबर है। तो 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना? 10, और स्पीड कितना? अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? यू। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? यू। तो ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, ये दोनों टाइम आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये दोनों टाइम आपस में बराबर है तो आपने यहाँ पे 0 से 0 कट कर दिया, और जैसे ही बच्चे 0 से 0 कट कर दिया, डी अपॉन यू, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे सर डी अपॉन यू की वैल्यू आ गई 2/1। कितनी हो गई वैल्यू यहाँ पे? 2/1, 2/1 हो गई इसकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है? चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे, चूंकि ये डी और यू का रेशियो है, तो अगर मैं इसको मान लू 2 के और इसको 1 के, तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो जब भी आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी गई होती है और x निकालना होता है, x मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो कैसे करते हैं? d प्लस यू बाई टू। d प्लस यू बाई टू। एक्स कैसे निकालते हैं? x निकालते हैं d प्लस यू बाई टू। एंड y कैसे निकालते हैं? y मतलब स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ फ्लो वाटर, उसको हम y बोलते हैं। y कैसे निकालते हैं? d माइनस यू बाई टू। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे, मेरा अरिथमेटिक सेक्शन का अगर आपने देखा होगा, इसके पहले 2 लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के दोनों के दोनों अरिथमेटिक सेक्शन का वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है? 12। x कैसे निकालते हो? d प्लस यू बाई टू। डी कितना है? 2k, और u कितना है? k। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? x कितना बन जाएगा? 2k प्लस k, यानी कि 3k डिवाइडेड बाई कितना? 2 बराबर, यही वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? ये हो गया 12। अब आप इसको कट कर दीजिए, 3 से चला जाएगा, 3 4 जा, तो k की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर k की वैल्यू यहां से आ गई 8। k कितना आ गया? 8 आ गया। अब चलिए y कैसे निकालते हो? क्वेश्चन में हमें स्ट्रीम पूछा गया था, स्ट्रीम का मतलब y हुआ, और y कैसे निकालते हैं? तो y निकालते हैं आप यहाँ पे d माइनस यू बाई टू। डी कितना है? 2k माइनस u कितना है? k डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कितना बना? k बाई 2, और k कितना आया है हमारा? 8 यहां पे रख दिया, तो 8/2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बोलिए, आपको बात समझ में आई? सभी लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है सारे लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है बच्चे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको मन लगाना होता है, इसलिए मन नहीं भी कर रहा है देखने का, फिर भी देखिए, ये आपके फायदे की चीज है, ये आपके काम की चीज है। ये ऐसी चीज है क्योंकि मुझे पता है जब भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं या थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, आपका दिमाग डाइवर्ट होने लग जाता है। लेकिन जो बच्चा पेशेंस के साथ 100% अटेंशन के साथ अगर चीजें देख रहा है, समझ रहा है, तो समझ जाओ कि लाइफ में हमेशा वो आगे जाएगा, क्योंकि उसका वो नेचर है उस तरह से करने का, हर चीज को वैसे ही करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा किया, थोड़ा भी गड़बड़ लगा, इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वैसी चीजें मत कीजिए, है ना। शुरू से लेकर के पूरे लास्ट तक सेशन को देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जा करके सारे के सारे सेशंस को देखिए, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूले। कैसा वीडियो लग रहा है, क्या आपका सजेशन है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अच्छा लग रहा हो तो अच्छा बताइए, और अगर खराब लग रहा हो, नहीं
समझ में आ रहा हो तो आप ये भी बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना। मैं चाहता हूं कि बच्चे आप समझे, सीखे और आगे बढ़े। चलिए तो यहां पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इन स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम व्हाइल 60% ऑफ टोटल बॉयज पास द एग्जाम एंड 40% ऑफ टोटल गर्ल्स पास द एग्जाम। इफ 66.66% ऑफ टोटल पास बॉय इज 160 देन फाइंड टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। मैं क्या चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा देखना चाहता हूं। इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ था, तो आप लोग कितना पढ़ रहे हो उसके लिए मैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ये सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। जो बच्चा आंसर कमेंट करेगा समझ जाओ इस एग्जाम में उसका सिलेक्शन पक्का है ना। तो ध्यान रखिए, सिलेक्शन पक्का, बट पढ़ना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, है ना। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके मुझे बता रहे हो, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और इसको सॉल्व करने का मतलब केवल यही नहीं है, आप बाकी चीजें भी सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं। तो मुझे ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, A and B invested same amount in two different schemes on simple interest for 5 years. A invested at the rate of 12% per annum and B invested at the rate of 18% per annum. If difference between interest received by A and B is rupees 1440, then find the total amount invested by A and B together. Then find the total amount invested by A and B together. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। ए और बी ने समान राशि मतलब प्रिंसिपल, मूलधन को दो विभिन्न योजनाओं में साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया। ए ने 12% वार्षिक दर से निवेश किया और बी ने 18% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि ए और बी को प्राप्त ब्याज का अंतर 1440 है तो ए और बी द्वारा कुल मिलाकर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। कुल मिलाकर निवेश की गई राशि ज्ञात करें, तो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चे, मैं काफी इसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेंज नहीं कर रहे हो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम प्रिंसिपल है, इसलिए एवरी ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर एक साल का इंटरेस्ट 5% है, मैं बोलूं 4 साल का कितना होगा, आप बोलेंगे सर एक साल का 5% है तो दूसरे का भी 5, तीसरे का भी 5, चौथे का भी 5, यानी कि 5 × 4 कितना हो गया 20%। ऐड क्यों, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, अब 4 बार ऐड करोगे तो उससे बेटर है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने इन्वेस्ट किया कितने प्रतिशत से, 12% पर एनम, 12% पर एनम से, एंड बी ने इन्वेस्ट किया 18% पर एनम से। तो इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज रुपीज 1440, तो आप बताओ कितने टाइम की बात हो रही थी, यहाँ पे 5 साल की बात हो रही थी। ए ने भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आप बताइए ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, एक साल में 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए। एक साल में 12% मिलेगा, तो 5 साल में 12 × 5 60%, 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 60%, 60%। कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूला से भी बता दूंगा बट उसकी जरूरत नहीं है। 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 60%, है ना। अच्छा, बी जो है कितने परसेंट से इन्वेस्ट कर रहा है, 18%, तो 5 साल में बी का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एक साल का 18% है तो 5 साल का कितना हो गया बच्चे 90%, 90%, तो बी का कितना हो जाएगा 90%, बी का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि इसका जो डिफरेंस है वो 1440 है इंटरेस्ट का, तो इसका इंटरेस्ट बना 60%, इसका इंटरेस्ट बना 90%। ये मैंने क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, किसका, ए का और ये बी का। ए का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 60% है और बी का 90% है, तो बच्चे इसका डिफरेंस कितना हो गया, आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंस हो गया 30%।
ए और बी के जो इंटरेस्ट मिलेगा ए और बी को, उनके इंटरेस्ट का डिफरेंस है 30%, 30% का उनका डिफरेंस हो जाएगा ब्याज में। और क्वेश्चन में दिया है कि यही डिफरेंस 1440 है, जो ब्याज का डिफरेंस है वो 1440 है, यानी कि 30% की वैल्यू बच्चे, 30% की वैल्यू कितनी दी गई है, 30% 1440 के बराबर दिया हुआ है। अगर 30% की वैल्यू 1440 है तो अब आप यहां से कट कर लीजिए, देखिए यहां पे 0 से 0 कट जाएगा और 3 से जब आप इसको कट करिएगा तो 3 चौका 12, 2 4, 3 8 24, यानी कि यहां से 1% की वैल्यू हो जाएंगी 48। 1% कितना मिल गया, 1% की वैल्यू हो गई 48। और जब आप परसेंटेज वाइज चीजों को सॉल्व करते हैं तो बच्चे प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है ये हमेशा होता है 100%। कितना, 100%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो अगर 1% की वैल्यू 48 है तो प्रिंसिपल तो है आपका 100%। आप खुद सोच के बताइए, 1% 48 है तो 100% कितना हो जाएगा, 1% को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4800। यानी कि जो प्रिंसिपल होगा आपका, मूलधन होगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4800 के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया यहाँ पे। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वो करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है या मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इन सब चीजों के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका टाइम जा रहा है ना। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप यूज करिएगा। तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो प्रिंसिपल तो आपको निकालना है, तो मान लो प्रिंसिपल है पी, मूलधन है मान लो पी, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12, टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल, बटे कितना आ गया 100। यही फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है और अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू क्या, दर इंटू क्या, समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना 100। तो मूलधन निकालना है, 12 दिया हुआ है, R मतलब दर 12 है, टाइम 5 है बटा 100। और दूसरे का कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन तो P ही रहेगा। R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 18, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका यहाँ पे 5 ही है, टाइम 5 है बटे 100। और इसी का डिफरेंस आपको कितना दिया था 1440, इसी का डिफरेंस है 1440। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर यहां से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 से चला जाएगा 20, 4 तिया 12, 4 पचे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, ये बन जाएगा 3p अपॉन 5। और ये कितना हो जाएगा, 5 से चला जाएगा 20, फिर इसको कट कर दीजिए, 2 से जाएगा 9, फिर 2 से जाएगा कितना 10, ये बन जाएगा 9p अपॉन कितना 10, की वैल्यू कितनी हो गई 1440। अब बच्चे इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप p निकाल लीजिएगा, p कितना आ जाएगा आपका 4800 आ जाएगा। समझ गए, ये मैं डिफरेंस का सिंबल दे रहा हूं, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें से इसको घटाइएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। डिफरेंस का मतलब उनको माइनस में साइन नहीं लगाना है, जो भी आएगा, जैसे अगर मैं बोलूं 5 माइनस 3 ये आएगा 2, लेकिन अगर मैं बोलूं 3 डिफरेंस 5, इसका भी मतलब 2 ही हुआ। डिफरेंस का मतलब कि वैल्यू को प्लस साइन के साथ ही लेना है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करिएगा, 3 स्टूडेंट्स रिया, राम एंड पूजा got total 74 marks in an exam. The ratio of marks obtained by Riya to Pooja is 4:5 and the ratio of marks obtained by Pooja to Ram is 3:2. Find the total marks scored by Ram. टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम, राम ने टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया ये पूछा जा रहा है। हिंदी में पढ़ देता हूं। 3 विद्यार्थियों रिया, राम और पूजा ने परीक्षा में कुल 74 अंक 74 अंक प्राप्त किए। रिया और पूजा के अंकों का अनुपात 4:5 है और पूजा और राम के अंकों का अनुपात 3:2 है। राम द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें। राम द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें। राम ने टोटल कितने अंक निकाले ये आपको यहाँ पे पता करना है। तो चलिए बच्चे देख लीजिए कैसे सॉल्व करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेशियो का क्वेश्चन है ना। रेशियो जिस बच्चे का क्लियर होगा उसको ये सॉल्व करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर लाया जा सकता था। तो देखिए 3 स्टूडेंट की बात हो रही है, रिया है, राम है और कौन है यहाँ पे, पूजा की बात हो रही है। 3 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे रेशियो ऑफ रिया टू पूजा, रिया और पूजा का रेशियो कितना है 4:5। 4 रिया का तो पूजा का कितना हो गया 5। रिया और पूजा का अनुपात कितना हो गया 4:5।
एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय पूजा टू राम इज 3:2। पूजा और राम का रेशियो कितना है? 3:2। ध्यान दीजिएगा, पूजा का 3 है तो राम का 2 है। पूजा यहाँ पे है तो पूजा का 3 है तो राम का कितना है? 2 है। अब हमें क्या करना है? देखो ये 2 रेशियो था, एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है। कभी भी 2 रेशियो जब इस तरह से लिखे गए होते हैं तो हमेशा जो सेम नेम है, अब देखो पूजा के सामने 5 है और पूजा के सामने 3 है, ऐसे 2 अलग अलग वैल्यू नहीं चलेंगे। हमें सबसे पहले इनको आपस में बराबर करना होगा। क्यों करना होगा? ये सब रेशियो जब आप पढ़िएगा वहां पे डिटेल से ये सब समझ पाइएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं तो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में 1 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूं, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे बच्चे, तो मैं समझ सकता हूँ या आप भी समझ सकते हैं कि मेरी भी क्या मजबूरी है, मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ, है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 3 को अगर आप आपस में बराबर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगा 5 और 3 का, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 × 3, 15 बना दीजिए। ये इंटू 3 हुआ तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा। आप इसको इंटू 5 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 × 3 ये 12 हो गया, राम का हो गया 10 और ये कितना हो गया? पूजा का कितना हो गया बच्चे? 15। यानी कि रिया, राम एंड पूजा का जो रेशियो है ये हो गया 12:10:15। आप इतनी सी बात समझ पाए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम। राम का टोटल मार्क्स बताइए, जबकि आपको यहाँ पे दिया है 3 स्टूडेंट्स, टोटल इनका मार्क्स कितना दिया हुआ है? टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 74 दिया हुआ है। टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है? 74। अगर टोटल मार्क्स 74 आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो यानी कि रिया का मार्क्स 12 है, राम का 10 है और पूजा का कितना है? 15 है। अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो 15, 10, 25 और 12 कितना होता है? 37। यानी कि आप बोलेंगे बच्चे 37 यूनिट की वैल्यू, 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पे 74 दी गई है। 37 यूनिट अगर 74 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 यूनिट आपका हो जाएगा 2 के बराबर। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई तो टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम, राम का कितना यूनिट है? आप बोलेंगे सर राम का तो 10 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 10 × 2 यानी कि राम का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए आप? आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है आपकी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800। मार्क प्राइस दिया हुआ। मार्क प्राइस का मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस यानी कि जो प्राइस स्टिकर जो चिपकाया गया होता है उसी को हम मार्क प्राइस बोलते हैं। जैसे मैंने ये पेन खरीदा 100 रुपए में और मैंने इसके ऊपर 150 रुपए का स्टिकर लगा दिया, एमआरपी 150 रुपए, उसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमेशा खरीदारी वाली प्राइस से क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे वही है कि मार्क प्राइस जो है किसी आर्टिकल का कितना दिया हुआ है? 800 रुपए दिया हुआ है। मार्क प्राइस को हम इंडिकेट करेंगे एमआरपी से। तो बच्चे एमआरपी कितना दिया हुआ है? यहाँ पे एमआरपी है 800 रुपए। ठीक है। नाउ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, यानी कि दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है। दुकानदार जो है 10% की छूट देता है। तो दुकानदार जब भी छूट देता है तो हमेशा वो किसके ऊपर देता है? एमआरपी के ऊपर। जो प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर छूट देगा। जितने में खरीदा है उस पर छूट देगा तब तो उसको घटाई हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। बात समझ पाए आप? तो दुकानदार ने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया मतलब 10% के छूट पे दुकानदार 10% की छूट देता है। तो 10% छूट देकर के उसने बेच दिया। अब बताओ 800 रुपए उसने लिखा हुआ था और 10% छूट दे देगा, 10% डिस्काउंट दे देगा, तो इसका 10% हुआ 80। तो 800 में से 80 कम हो गया तो ये बना कितना? 720 रुपया। यानी कि 720 रुपया यही क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि 720 रुपए में उसने बेच दिया। यहां तक बच्चे बात क्लियर है क्या? 800 में 800 एमआरपी था, 10% का डिस्काउंट दिया, इसका 10% बना 80, 800 में से 80 कम किया, यानी कि 720 रुपए में क्या किया? उसने बेच दिया। ठीक है, आगे देखिए। इफ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द आर्टिकल।
आर्टिकल, यानी कि जब शॉपकीपर ने उसको बेचा तो शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। जिस प्राइस पे उसने बेचा उस प्राइस पे बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जब वो 720 रुपए में बेचता है तो बच्चे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आप मुझे बताइए कि अगर प्रॉफिट हुआ उसको 20% का, 20% का प्रॉफिट हुआ, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ कितने का हुआ उसको 20% का, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे सर 1/5, और जब भी 20% का प्रॉफिट होता है तो आपको क्या पता है कि नीचे वाली की वैल्यू कॉस्ट प्राइस हो जाती है, मतलब ये नीचे वाला वैल्यू क्रय मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है। और ये जो 1 यूनिट है ये क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो बताइए, क्रय मूल्य हो गया 5 यूनिट और 1 यूनिट लाभ हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट में 1 यूनिट ऐड कर दोगे तो ये विक्रय मूल्य बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, ये हो गया आपका 6 यूनिट। तो बच्चे आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि 6 यूनिट की ही वैल्यू तो हमें 720 आया हुआ था। आप बोलेंगे 6 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 12 छक 72 होता है 120, तो यहाँ पे 5 यूनिट, यही आपका कॉस्ट प्राइस बना। 1 यूनिट अगर 120 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 120, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 600 रुपए, यानी कि दुकानदार के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 600 रुपए। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया? 600 रुपए करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, जैसे ये वाली चीज मैंने लिखा या ऐसा रेशियो लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली सॉल्व करते करते आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप ओरली भी कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आज के धमाकेदार सेशन का 10 क्वेश्चन जो कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन को स्किप किया है तो बिल्कुल भी आपने सही नहीं किया है। हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए, समझिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, मैं हर बच्चे के क्वेरी को का आंसर करता हूं, हर बच्चे का मैं जवाब देता हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं किसी तरह की कुछ भी इश्यू हो तो उसमें जाकर के कमेंट करिए, मुझे बताइए, इससे मुझे समझ में आता है कि आपकी क्या पोजीशन है और आप लोग क्या चाहते हैं और आपको कैसा लग रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो जाकर के सारे वीडियो देखिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। तो मिलते हैं फिर से किसी और धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।